क्लिक एंड हेल्प की एक नए वेबिनार में आप सबको खुशामदीद। और ये हमारा आज फेसबुक पेज पर पहली दफ़ा लाइव वेबिनार आ रहा है। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा जो हमारे टीम मेंबर्स हैं इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें ज्वाइन कर सकें। चलें जी, आज का हमारा टॉपिक है जी हाउ आवर यूथ कैन अवॉइड और लीव ड्रग्स। उर्दू में हम कहेंगे कि एक नौजवान है तो वो मंशियात से कैसे बचे, और अगर मंशियात से बच नहीं पाया, मंशियात में वो नशे का आदी हो गया, तो नशे से कैसे निकले। ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है? ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशन की जो ड्रग्स पर उनका जो ऑफिस है UNODC, उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान में 7 से 8 मिलियन लोग नशे के आदी हैं। ये जनाब 70 से 80 लाख बंदा बनता है। और एक लोकल मीडिया सोर्स में जिसे एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने कोट किया है, पाकिस्तान में रोजाना 700 बंदा मरता है सिर्फ नशे की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अब वो कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? वो HIV की शक्ल में है, वो हमारे पास एड्स की शक्ल में है, हमें डायरिया हो जाता है, हमें नोजिया हो जाता है, हमें यूफोरिया की कंडीशन आ जाती है, एक अजीब सी मस्ती में दुनिया का ख्याल ही नहीं। तो वो इस्लाम की तालीमात के खिलाफ भी कि भाई आपको पता ही नहीं है कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, और हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, और उसके अलावा हमें जो ये लंग्स के प्रॉब्लम हो रहे हैं और बेतहाशा प्रॉब्लम्स, तो उसकी कैटेगरी। अब जनाब हमसे एक हमारे बड़े रिस्पेक्टेड टीचर हैं सलमान साहब, उम्मीद है वो प्रोग्राम देख रहे होंगे। उन्होंने कहा जी लोगों को बताएं कि ड्रग्स है कौन कौन सी। तो सर लोगों को वैसे तो पता है, लेकिन हम मेनली किन ड्रग्स की बात कर रहे हैं यहाँ जो कि लीथल है। हम हीरोइन की बात कर रहे हैं, कोकेन की बात कर रहे हैं, मेथ की बात कर रहे हैं जो कि जिसको क्रिस्टल कहा जाता है, आइस कहा जाता है। हम उन सब ड्रग्स की बात कर रहे हैं, हशीश की बात कर रहे हैं, हम चर्च की बात कर रहे हैं जी आम जुबान में। उसके बाद जनाब हम स्टोन की बात कर रहे हैं, हम शराब की बात कर रहे हैं, हम उन नशों की बात कर रहे हैं जो कि हमारी सोसाइटी की बुनियादों को खा रहा है। तो हमें इस टॉपिक को एड्रेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा जो नौजवान है, हमारा जो लीथल असासा है, वो बड़ा गुमराही का शिकार हो रहा है और वो अपना जो पोटेंशियल है उसे एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहा। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन मैडम आपसे, मैडम आप हमें ये बताएं कि एक नौजवान जब नशे पर लग जाता है तो उसका उसकी जात पर क्या इफेक्ट आता है, और उसकी सराउंडिंग पे, उसके जो माहौल है उस पर उसके क्या बुरे असरात मुरतब होते हैं। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमेरा फजल है और मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। थैंक यू मिस्टर हनान, आपने मुझे इस टॉपिक के लिए मदऊ किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर लाजमी एटलीस्ट हम लोग तो अभी जिस कौम के बशिंदे हैं, हमारा काम अभी अवेयरनेस फैलाना है। अल्लाह करे हम इस चीज में कामयाब हो जाएं। बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में तो आने वाली नस्लें और जहां तक हमारी हद जाती है हम लाजमी काम करेंगे। एक अच्छा टॉपिक है, इस पे बात करना जरूरी है। आपने क्वेश्चन किया है कि नौजवान अगर इस लत में पड़ जाता है तो उसकी अपनी जिंदगी पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। सबसे पहले तो अगर एक पर्सन की बात की जाए, एक इंसान की, एक इंडिविजुअल की बात की जाए, तो उसकी ब्रेन की जो एक्टिविटीज है उसमें बहुत डिस्टर्बेंस आ सकती है। और दो इसके फैक्टर्स हैं, एक ब्रेन डिस्टर्बेंस है जिसकी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो सकती है, और दूसरा उसका बिहेवियरल चेंज आता है। ये हम जस्ट एक पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, अभी उसके सराउंडिंग्स पर नहीं गए। ब्रेन की एक्टिविटीज में केमिकल इम्बैलेंसिंग हो सकती है। आपने एक यूफोरिया की कंडीशन बताई है जो कि बहुत पीक लेवल का एक इमोशन है जिसमें हर चीज हाई एग्जैजरेटेड फॉर्म में नजर आती है। तो वो भी हमारी ब्रेन की एक्टिविटीज, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर की ज्यादा एक्टिविटी और इम्बैलेंसिंग की वजह से ये सारी चीजें आ सकती हैं। दूसरा, हमारा बिहेवियर पे, हमारे अपनी जाती बिहेवियर पे बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम लोग जिस तरह से काम कर रहे होते हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कि हम अगर ड्रग्स ले रहे हैं तो हम उसका यूज रेगुलरली करने लग जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा हमें इंटेंस ड्रग्स यूज करेंगे। जो एक इफेक्ट हमने हमारे जात के ऊपर पहली बार उस ड्रग का आया था, उस चाहत में उस ड्रग को अमाउंट से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे कि सेम वही इफेक्ट हमारी जात पर है। उससे एक और बिहेवियर निकलता है कि हम जो पर्सन है, जो ड्रग एडिक्ट है, वो चोरी चकारी की लत में भी पड़ सकता है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो फाइनेंशियली फिर भी स्ट्रांग होता है, या चलो उसके पास पैसे होते हैं जब वो स्टार्ट करता है ये काम। लेकिन बाय द टाइम
इस्तेमाल करते करते वो वैसे तो किसी भी काम के लिए कैपेबल नहीं रहता है, उसका लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है हर तरह की एक्टिविटी के लिए, डेली एक्टिविटी के लिए, इवन पर्सनल उसकी जो एक्टिविटीज हैं उनमें भी उसका इंटरेस्ट लो हो जाता है, तो वो पैसा कैसे कमाएगा? अब वो पैसा कमाने की सूरत में नहीं होता, इस वजह से वो स्टीलिंग करता है, वो चोरी करता है, ब्रेवरी करता है और लूट मार वगैरह करता है। तो ये उसके एक बिहेवियरल चेंजेस हैं जो एक सिर्फ एक पर्सनालिटी पे असरअंदाज हो रहे हैं, लेकिन ये चोरी एक इन्वायरमेंटल फैक्टर में भी इंक्लूड हो सकती है कि उसका इन्वायरमेंट पे भी उसका असर पड़ सकता है। दूसरा ये कि अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें इस चीज से रिलेटेड कि इन्वायरमेंट पे इसका क्या असर पड़ता है, तो एज अ कॉम, एज अ नेशन, जो यूथ है हमारी, स्पेशली जो ड्रग की लत में पड़ गई है हमारी यूथ, वो हमारा असासा है, वो हमारा कीमती असासा है, वो हमारा फ्यूचर है। अगर वही सिक्योर नहीं है, वही सेफ नहीं है, वही उसी का बिहेवियर ठीक नहीं है और वो किसी तरह से प्रोडक्टिव नहीं है, एक प्रोडक्टिव सिटीजन नहीं है, एक अच्छा शहरी नहीं साबित हो रहा और वो शहर अपने कौम के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, तो ऑब्वियसली हम लोगों का डाउनफॉल आएगा। हम लोग इस यूथ के सहारे पे ही हैं और अगर यही काम नहीं करेगी तो हमारा फ्यूचर कुछ भी नहीं है। ये एक इसका मनफी पहलू है। एग्री? जी जी बिल्कुल, जी 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 बिल्कुल। अच्छा मैडम, हमें ये बताएं कि अभी हम बात करते हैं कि लोग ड्रग्स की तरफ आते क्यों हैं, आते रीजंस क्या हैं? जी जी, मतलब व्हाई दे कम टुवर्ड ड्रग्स, वो मंशियात की तरफ आते क्या हैं, उसके रीजंस आगे बताएं ताकि हम समझ सकें। उसकी रीजन सबसे पहले अगर हम एक ना नॉर्मली देखें, क्योंकि हम लोग देखते हैं जो ड्रग्स जो नॉर्मली हम लोग को नजर आते हैं ना, जो ड्रग यूज कर रहे हैं, सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, हमें वो सड़क पर नजर आएंगे, सड़क के किनारों पर नजर आएंगे, फुटपाथ पर नजर आएंगे, ब्रिजेस पर नजर आएंगे, हम उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कॉमन है, मेरे ख्याल में हर किसी ने इनकाउंटर कर रखा है, उन्होंने लोग देखते हैं। जो छुप कर करते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन जो नजर आ रहा है वो इस तरह से है कि हम लोग उनको बाय द स्ट्रीट टाइम्स, इस तरह से हम लोगों को वो नजर आते रहते हैं। उनकी कंडीशन क्या है कि उनके ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकते हैं, वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से भी बिलोंग कर सकते हैं। अभी सिर्फ मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो हमें आम रूटीन में नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस, इमोशनल क्राइसिस सबसे बड़ी वजह हो सकती है सब्सटेंस अब्यूज की। पेरेंटल निग्लेक्ट हो सकता है सब्सटेंस अब्यूज का। दूसरा ये कि पेरेंटल निग्लेक्ट में पेरेंट्स चीज पर अपने बच्चों पर तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं कि इनकी एक्टिविटीज क्या हैं, उसकी वजह से भी सब्सटेंस अब्यूज का जो साइकिल है वो कॉन्टिन्यूस होने लग जाता है। पहले वो ब्रेकिंग फॉर्म में होता है, उसके बाद वो कॉन्टिन्यूस हो जाता है। जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में किसी को इस चीज के लिए एंटर होने ही नहीं दे रहा होता, वो छुप छुपा कर भी काम कर रहा होता है। तो पेरेंटल निग्लेक्ट इसका एक बहुत बड़ा है, यानी आप यूं समझ लें किसकी रीजन है। उसके अलावा यूं कह सकते हैं कि आपका कोई लव्ड वन आपसे दूर हो गया, उसकी कमी को दूर करने के लिए जो फील ग्रीफ की पेन का एक है एक एलिमेंट होता है, उसको कम करने के लिए। दूसरा ये कि ये इस रीजन से भी होता है कि हम कुछ हिप्नोटिक्स और कुछ एंजुलेटिक्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ हेल्यूसिनोजेंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पेन किलर ऑपोइड होती है उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उससे हमें रिलीफ मिलता है, रिलैक्स, हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है काफी हद तक। तो हमें वो उस चीज की हमें हमारे एक बिहेवियर अडॉप्ट हो जाता है कि ये खाने से पिल मुझे मैं रिलैक्स फील किया था काफी ज्यादा, तो हम उस बिहेवियर को मजीद एनहांस करते हैं। एक टर्म होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग, उसमें यूज की हमने कोई चीज, उससे एक प्लेयरेबल बिहेवियर हमें यानी हमारा जो रिएक्शन है, एक प्लेयर वाला रिएक्शन आया, रिलैक्समेंट का हमारा रिएक्शन आया, उसकी वजह से हम फिर एक अपना बिहेवियर अडॉप्ट कर लेते हैं कि ये खाएंगे तो हमें ताकत आएगी, हम रिलैक्स करेंगे, हम हर चीज से दूर हो जाएंगे, कट ऑफ हो जाएंगे, अवॉइड हो जाएंगे। तो इन सारी चीजों का हमारा एक बिहेवियर अडॉप्ट हो जाता है। तो ये हमारे कुछ गलत तरीके कार होते हैं चीजों को खाने के और लेने के। और दूसरा ये कि इसकी ये भी रीजन हो सकती है कि ये चीज हमें बहुत इजीली मुहैया भी हो सकती है। एक ये मतलब फॉर एग्जांपल अगर स्कूल कॉलेजेस की बात करें और वहां ड्रग डीलर्स हैं या आपकी कम्युनिटी में कोई भी आपके फ्रेंड हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, तो उस चीज की इजी एक्सेस जो है वो भी इसकी कॉज बन सकती है कि ये कॉन्टिन्यूअस रहे।
ठीक है, तो ये हमें सप्लाई साइड भी हम उसे कह सकते हैं, सप्लाई साइड। सप्लाई सप्लाई साइड मैंने कहा ये, हाँ जी बिल्कुल। तो इसमें जस्ट एक मैं थोड़ा सा फिगर देना चाहूंगा कि दुनिया में 80% जो ओपीएम की काश्त हो रही है वो इस टाइम अफगानिस्तान में हो रही है जी। और वहां से जो 45% जो इंपोर्ट्स हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, जो उनके लिए एक्सपोर्ट्स हैं लेकिन ऑब्वियसली दुनिया के लिए इंपोर्ट्स हैं, जो ड्रग्स जी जी पाकिस्तान से हो रही हैं। तो सप्लाई साइड जी हमारे तो यहाँ खुला है सब कुछ। खुला है तो जी आराम मैडम से। आप कंटिन्यू करें। जी 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 तो बस यही बिल्कुल। इसके कुछ रीजंस हैं। अगर इनको हम इनको इनकाउंटर कर लें और इनको आइडेंटिफाई कर लें तो हम इस चीज को रोक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ठीक है इमोशनल जी हाँ। टॉक्सिक की बात की, तो हम उस पर्सन के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि वो अपने ग्रीफ को निकाल सके, वो अपने इस इमोशनल क्राइसिस से निकल कर आ सके कि वो जी इन जी हम चीजों इस पे से। आएंगे जी मैडम, हम इस पे आएंगे इंशाल्लाह कि हम इससे कैसे निकल सकते हैं। हम ऑडियंस को भी साथ साथ लेते हैं। ऑडियंस आप भी जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं उनके क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। जी हाँ, हसन अब्दुल्ला ऑब्वियसली कह रहे हैं कि उनको। जी 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 हसन अब्दुल्ला कह रहे हैं कि डिसअपॉइंटमेंट्स और फेलियर्स और हार्ट ब्रेक की वजह से मैंने देखा है कि लोग ड्रग एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल तो ठीक बात बिल्कुल आपका वैलिड, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है जी। जी। और बिलाल रफीक साहब कह रहे हैं कि ये फैशन भी है आजकल। तो इस पर भी ये हम भी एक लाजमी है बात जी वो। करेंगे, मेरे पास इसके लिए बहुत अच्छी तकरीर है। जी जी आप शुरू तो इस पे करें, डिस्कशन करें इस पे मेरे पॉइंट। पास इसका बहुत अच्छा कंटेंट है, इसको मैं आगे फर्दर करती हूँ, जिस चलें जगह पे मुझे चल बोलना है मैं लाजमी बोलूंगी। ठीक है जी। अभी फायजा मीर के भी कुछ क्वेश्चन आए हैं, तो हम इनको क्वेश्चंस को भी साथ साथ लेते रहेंगे और साथ साथ अपने प्रोग्राम का जो सिलसिला है वो भी जारी रखेंगे। अच्छा तो मैडम। एक सेकेंड, जी जी मिस्टर जुबैर अवान, थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली ये जनरेशन के लिए, कमिंग हमारी करंट और कमिंग जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको सिक्योर करें। थैंक यू जी फॉर जी द बिल्कुल कमेंट। बिल्कुल। और अच्छा मैडम ये बताएं कि लोग कहते हैं जी ये डिप्रेशन में जब होता है बंदा तो वो ड्रग्स बड़ी अच्छी लगती हैं। कोई दोस्त आके कहता है यार तुझे मैं एक ऐसी गोली देता हूँ कि तेरी टेंशनें वेंशनें बिल्कुल जो है ना खत्म हो दूर जाएंगी। हो जाएंगे। तो वो बिल्कुल। उस चक्कर में इसका बंदा जो है वो फिर खत्म हो जाता है। तो डिप्रेशन और ड्रग एडिक्शन का या इसका क्या आपस में ताल्लुक है? इसका आपस में कोरिलेशन है और डेफिनेटली 100% कोरिलेशन है, क्योंकि डिप्रेशन मैंने आपके थ्रू ही बहुत बार ये बता चुकी हूँ कि एक्चुअली डिप्रेशन क्या है। ये हमारा पास्ट गिल्ट होता है, जो काम हम पास्ट में सही तरीके से अदा नहीं कर सके या जिनकी वजह से किसी पर्सन को हमारी तरफ से कोई नुकसान हुआ, या इवन हमारी जात को किसी भी हमारे काम से किसी भी एक्टिविटी से हमें नुकसान हुआ है, तो उसका गिल्ट एक इंसान के अंदर रह जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी पर्सनल, अपनी ऑक्यूपेशनल, अपनी एजुकेशनल, अपनी सोशल लाइफ काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर लेता है कि वो अंदर ही अंदर रहने लग जाता है, अपने साथ रहने लग जाता है। और उस चीज के गिल्ट से वो बाहर निकलने के लिए अगर उसको कोई ये चीज प्रोवाइड कर देता है या खुद ही इनसाइट आ जाती है कि मैंने सुना था कि इस तरह की कोई चीज ले लें तो फरार हासिल है, यानी वो फ्लाइट का मोड इस्तेमाल करते हैं, फाइट नहीं करते हैं। फ्लाइट करने के लिए यानी उस चीज से फरार हासिल करने के लिए वो ड्रग्स लेते हैं। और ऑब्वियसली इसका एक बहुत अच्छा कोरिलेशन है डेफिनेटली मुराद के, तो ऑब्वियसली माइंड है। जी जी आई एम रियली सॉरी। जी जी प्लीज। जी बिल्कुल इसी तरह से है डिप्रेशन, क्योंकि ये इस ये इस तरह की बीमारी है, इसमें पर्सन बहुत ज्यादा डाउन फील करने लग जाता है, इरिटेबल मूड रहता है, और फिजिकल सबसे ज्यादा इसमें फिजिकल एक्स बहुत ज्यादा होती है डिप्रेशन में। फिजिकल एक्स यानी आपके जोड़ों पट्टों में दर्द होता है। अब अगर आपको कोई रिलैक्सेंट मिल जाता है, कोई एंटी डिप्रेसेंट मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल नींद की दवाई ही अगर आप लेने लग जाए, हेल्प लेने लग जाए, तो इवन मैंने देखा है कि नींद की दवाई भी आप ड्रग के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग नींद की दवाई को भी एज अ ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं। एक एल्प इतनी सी छोटी सी जान है, वो एक गोली, लेकिन उसका भी एक गलत इस्तेमाल है। तो वो जब ज्यादा इस्तेमाल बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली उसकी चीज वो उस चीज की हमें लत लग जाती है, हम एडिक्ट हो जाते हैं। और फिर एक टाइम आता है कि उस चीज से आपको नींद भी नहीं आएगी और उस चीज का जो काम है वो एक्चुअली वो काम भी नहीं कर रही होगी, यानी हमारे अंदर ड्रग टॉलरेंस आ जाती है, फिर वो काम नहीं करती, फिर हम उसे हाई इंटेंस अमाउंट की, ज्यादा मैग्नीट्यूड की चीज इस्तेमाल करते हैं ताकि वो वाला जो हमारा गेन है वो हम हासिल कर सकें, जो हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ इस तरह से इफेक्ट आए, एक अच्छा वाला इफेक्ट आए। तो वो जब ड्रग टॉलरेंस होती है तो उससे मजीद इंटेंसिटी की, ज्यादा मैग्नीट्यूड की हम दवाई दोबारा से लेने लग जाते हैं और कुछ और प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने लग जाते हैं।
तो डेफिनेटली जी जी के साथ इसका कोरिलेशन है। ताल्लुक है। मिस फाइजा ने कमेंट किया जी, क्या ओपियम भी कोई ड्रग है? जी हाँ ओपियम, जी, exactly। बिल्कुल ओपियम। जी जी, ओपियम से मैं एक जस्ट कमेंट, ओपियम से हीरोइन बनती है जी। ओपियम को भी आप डाइल्यूट करके उसमें से हीरोइन बनती है। और जो सबसे ज्यादा ओपियम की जो जिसको पॉपी भी कहते हैं हम, तो हीरोइन जो है वो वन ऑफ द लिथल ड्रग है। और कहते हैं कि जो हीरोइन की लत में लग जाता है वो 20 to 30 टाइम्स मरने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। तो ये ओपीएम के कारनामे हैं जी। जी मैडम, आप हमें अभी ये बताएं कि ये एक, बल्कि एक ऑडियंस के लिए मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि लोग कैसे ड्रग्स की तरफ आते हैं। ठीक है, एक तो क्यों है ना, मतलब अब कोई होता है कैसे, कोई किसी दोस्त ने लगा दिया, किसी सीनियर ने लगा दिया, कैसे? ठीक है, आप तो कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताएं। अच्छा मैडम, ये बताएं कि हमारे जो यूनिवर्सिटीज और जो कॉलेजेस में अभी बड़ा ड्रग्स का कल्चर बन गया है। इस्लामाबाद की हमने रिपोर्ट्स देखी हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा सप्लाई है। और लड़कों के साथ साथ अभी हमारे जो एक टीम मेंबर रिसर्च कर रहे थे, लड़कियां भी 22% जो हैं वो लड़कियां भी ड्रग एडिक्ट्स बन रही हैं। तो वो जामियात में, यूनिवर्सिटीज में क्या रीजन है कि लोग ड्रग्स की तरफ आ रहे हैं? और इसको अगर आप वो फैशन वाला फैक्टर भी यहाँ अगर जोड़ना चाहें तो प्लीज। जी, अच्छा, मैं इसमें पहले स्टार्ट ये करूंगी कि चीजों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो जिनको हम फैशन समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिसमें शीशा आ जाता है, उसको बहुत इजीली हमारी जो यूथ है वो जस्टिफाई कर रही होती है, दिस इज जस्ट अ फ्लेवर। जबकि इस फ्लेवर की भी अगर आपको आदत लग जाती है तो वो भी आपको नुकसान दे रहा है। ऑब्वियसली आप स्मोक कर रहे हो, ठीक है, चाहे फ्लेवर ही स्मोक कर रहे हो, लेकिन आप स्मोक कर रहे हो। और हु नोज कि वो फ्लेवर है या उसके अंदर कोई और चीज है, कोई और सब्सटेंस है। लेकिन जस्टिफाई हमारी यूथ को बहुत अच्छे तरीके से करना आता है, वो इस चीज में बहुत शार्प है। ये इस चीज को फैशन बनाया जा रहा है। और मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं जिसमें वो कुछ रिंग्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो वो गर्ल्स बॉयज से भी ज्यादा अच्छे रिंग्स बना रही होती हैं। तो इसमें मैं किसी जेंडर इक्वलिटी और इन सारी चीजों के बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन ऑब्वियसली स्टूडेंट्स की बात हो रही है। तो इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर ये है कि अगर जामियात में और स्पेशली जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं और अच्छे मेयार के इंस्टीट्यूट्स हैं जो एक अच्छी पढ़ाई को शो कर रहे हैं कि हमें एक अच्छी तालीम दे रहे हैं, ज्यादा जिसमें आप हमारी एलीट क्लास भी जा रही है या फिर हमारी मिडिल भी जा रही है, तो उनमें अगर हमारा ड्रग सप्लायर मौजूद है, उस कम्युनिटी में अगर एक ड्रग सप्लायर मौजूद है, तो वो सबसे आसान काम है कि हमारी यूथ को टारगेट करता है या हमारे अडोलेसेंट्स को टारगेट करता है। ठीक है, यानी तकरीबन आप यूं कह लें कि 14 से 18 साल के बच्चों को या फिर 18 से तकरीबन 30 साल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको टारगेट करना सबसे आसान है, क्योंकि उनके अंदर इतना ज्यादा उनको नॉलेज नहीं है कि ये चीज इनको कहाँ लेके जाएगी। इस यूथ को टारगेट करना, इस पॉपुलेशन को टारगेट करना सबसे आसान है, क्योंकि अगर वो एक अच्छे इदारे में पढ़ रहे हैं तो पैसे की कमी उनके पास नहीं है। अगर तो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन अगर वो एक अच्छे इदारे में पढ़ रहे हैं तो उनके पास पैसे की कमी नहीं है। ठीक है, उनका पेरेंट्स का प्रेशर नहीं है उनके ऊपर, इस तरह का चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो वो ये काम इजीली ले लेते हैं। उनको टारगेट करना सबसे आसान है क्योंकि उनको इस चीज का नुकसान नहीं पता होता है और उसको बताया भी नहीं जाता है। दूसरा ये कि अगर उसको हम एक स्टेटस शो कर दें, चीज को हम स्टेटस शो कर दें कि ये करेंगे तो विल लुक लाइक अ डूड एंड कूल गाय, तो वो जो चीज होती है ना, उसमें तो हर कोई इस तड़प में है कि मैं भी एलीट वाला लगूं, मैं भी जरा चार्मिंग डूड हंक लगूं, तो उसके लिए वो स्टार्ट करता है जस्ट फ्लेवर से और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाय द टाइम वो इसके एडिक्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो सबसे आसान है इस यूथ को टारगेट करना जो हमारी स्टूडेंट वाली यूथ है। वो उनके लिए आना जाना, उनके लिए पार्टी, उनके लिए इस तरह की जो गैदरिंग्स हैं, क्लब्स हैं, ये उनके लिए आसान है। तो ये जो फैशन वाले एक एलिमेंट था, मैं तो इससे बेहद एग्री करती हूँ कि इस चीज को फैशन बनाया गया है और बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है फैशन के नाम पे। लेकिन किसी को नहीं पता, क्योंकि वो इतना खूबसूरती से जस्टिफाई कर देते हैं ना चीज को कि आप यकीन नहीं करोगे अपने कानों पे भी और अपनी आंखों पे भी कि आया ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। अच्छा मैडम, मुबीन इखलास साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पेश किया है। वो कहते हैं
क्या स्टिंग भी ड्रग है? वो भी ड्रग कैटेगरी में आता है, ड्रग एडिक्शन? वेट अ मिनट, किसी चीज की भी ज्यादती लिमिट से एक्सीड करना वो आपको नुकसान देता है, ठीक है। अब उसको हम ड्रग कह लें, हम उसको एडिक्शन कह लें, हम उसको सब्सटेंस कह लें, हम उसको कुछ भी कह लें, हम उसको लत कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन जो चीज लिमिट से एक्सीड कर जाएगी ना वो आपको नुकसान ही देगी। तो आप, मेरे ख्याल में बिल्कुल। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टिंग पीना ज्यादा पीना तो वो ड्रग के उसमें आता है, तो मैं कहूंगी हाँ, मैं हाँ कहूंगी। मैं कोक के बिल्कुल। बारे में आप बात करते तो मैं उसके लिए भी हाँ कहती हूँ। ऑब्वियसली जो आप लिमिट से ज्यादा चीज लोगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह है, वो आपको फायदा नहीं पहुंचाएगी, तो आप उसको ड्रग जी ही जी, समझे और आइंदा के बाद इतनी इस लिमिट में पे नहीं पीनी। मौलाना मौलाना रूमी साहब का भी कोट है कि किसी भी चीज की जो ज्यादती है वो आपके लिए नुकसानदेह है। तो नुकसानदेह। ये बिल्कुल आपकी बात है जी, स्टिंग स्टिंग वाला फैक्टर हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन, हमारी ऑडियंस बड़ी एक्टिव है आज, वो बता रही है कि जी इनसिक्योरिटीज की वजह से लोग जो हैं वो ड्रग्स की तरफ आते हैं। एक एक डेफिनेटली, नो भाई डाउट। शुएब अवान साहब कह रहे हैं कि जी ज्यादातर लव फेलियर की वजह से। जी मैडम। जी, अभी आपने इनसिक्योरिटीज की बात की है, ये वही इनसिक्योरिटीज की मैं बात करना चाह रही थी कि हमारी जो अवाम है, जो वल्नरेबल है, जो सेंसिटिव है, जो पहले से ही एक क्राइसिस से गुजर रही होती है, या फिर उनके अंदर एक एलिमेंट होता है सेंसिटिविटी का, वो उनके लिए इस चीज का जस्ट जाहिर होना ही और उनका उस चीज को कैच करना, ग्रैब करना बहुत इजी होता है, क्योंकि वो पहले एक सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं जो उनके लिए काफी सेंसिटिव होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जो कि इतना वेल ऑफ नहीं है, फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, और वो देख रहा है कि उसका जो फ्रेंड सर्कल है वो किसी हद तक काफी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो उसके अंदर ये एक इनसिक्योरिटी होती है। डेफिनेटली एक इंसान की नेचर है कि वो थोड़ा सा इनसिक्योर फील करेगा। हाँ, बहुत से लोग होते हैं, लेकिन थोड़े जरा रेयर ही होते हैं जो अपने इनसिक्योरिटीज को नहीं रखते हैं सामने, लेकिन आम रूटीन पर ज्यादा इनसिक्योरिटीज को देखा जा रहा होता है। तो वो उस इनसिक्योरिटी की वजह से सेम वही एक्ट करते हैं जो उसका एक पेयर ग्रुप कर रहा है, और अगर वो करेगा तो वो पेयर ग्रुप उसको एक्सेप्ट करेगा, अप्रूव करेगा अपने ग्रुप में होने के लिए। उसकी वजह से भी वो सेम वही एक्ट कर रहा होता है जो उसका पेयर ग्रुप कर रहा होता है। तो ये उसकी इनसिक्योरिटीज होती हैं जिनको वो इस तरह से पोर्ट्रे। जी जी बिल्कुल, आपका सेम यही पॉइंट जो है ये मिस फाइजा ने मेंशन किया है, जो कि मैडम आपने एलेबोरेट कर दिया है। और शुएब सुल्तान कह रहे हैं कि डिप्रेशन से कैसे निकलें। तो शुएब सुल्तान, इस पे हमारा प्रॉपर एक वेबिनार मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं, यूट्यूब पे वो मौजूद है, लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, या हमारी टीम का कोई मेंबर है तो वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दें। खी नहीं कह रहे हैं कि जी आप इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताएं। ये टॉपिक अगर मस्जिद में डिस्कस हो रहा होता तो ज़्यादा बेहतर होता है सर। तो हम इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ गुजारिशात आपसे करते हैं। सबसे पहले सूरह माइदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं शराब और ये जो खुमर के बारे में, लफ्ज़ खुमर इस्तेमाल हुआ है, जिसके बारे में हदीस है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नशा आवर चीज़ खुमर है और खुमर हराम है। मुस्लिम शरीफ की ये हदीस है और इसका रेफरेंस है जी 2003 नंबर, 2003 नंबर मुस्लिम शरीफ की हदीस है। और एक और हदीस है मुस्लिम शरीफ की, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खुमर वो है जो अक्ल पर पर्दा डाल दे। तो ये खुमर की डेफिनेशन है कि खुमर वो है जो आपकी अक्ल पर पर्दा डाल दे, जो कि आपको समझ ना आए कि आपकी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, आप अच्छे सही अपनी मेंटल हालत में डिसीजंस ना ले पाए। तो ये खुमर है। और सूरह माइदा में अल्लाह ताला खुमर के लफ्ज़ इस्तेमाल करके शराब के बारे में बता रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, बात दरअसल ये है कि शराब और जुआ, और एक दो चीजें और अल्लाह ताला ने फरमाई, शराब और जुआ सब गंदी बातें हैं और शैतानी काम है, और इनसे बिल्कुल अलग रहो। अल्लाह ताला आपको एडवाइस दे रहे हैं आज की यूथ को कि ये शराब और जुआ, इनसे अलग रहो ताकि तुम फलाह पा सको। हम सब सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं, हम सक्सेस गोल्स को परस्यू कर रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, शराब, जुआ, इंटॉक्सिकेंट्स, खुमर, इनसे दूर रहो। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि शैतान ये चाहता है कि शराब और जुए की वजह से तुम्हारे दरमियान बुग़्ज़ और अदावत पैदा कर दे और अल्लाह ताला की याद से तुम्हें गाफिल कर दे और तुम्हें नमाज से दूर कर दे। ये कितने बड़े बड़े इंप्लीकेशंस हैं जो अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि नमाज से दूर कर दे। नमाज, एक और आयत, एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नमाज आपको बुराई और बेहयाई के कामों से रोकती है। तो जब आपको नमाज से दूर कर दिया इस खुमर ने,
तो फिर हम क्या होता है कि हम ये जो बुराई के कामों में डल जाते हैं, क्योंकि नमाज जो है वो प्रोटेक्शन है हमें इन जो है बुराई के कामों से रोकने के लिए, और दूसरा अल्लाह ताला की याद से हमें गाफिल कर देती है। तो जस्ट एक मिनट मैं चेक करूं जी, मैडम हमारे साथ जो हैं वो, अच्छा जी कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं, जब तक मैडम हमारे साथ आती हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको, इंसान को मोटिवेट कौन करता है? दोस्त मोटिवेट करते हैं ड्रग्स की तरफ आने के लिए, या कौन आपको मोटिवेट करता है ताकि हम जो है वो जान सकें कि भाई ड्रग्स की वजह से ये रीजन जो है सबसे बड़ी है। तो अच्छा जी, इसमें तैमूर मुस्तफ़ा साहब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ड्रामा और मूवी कल्चर की वजह से। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिल्कुल एक बहुत बड़ी रीज़न है। आजकल वो टिकटॉक पे ये जब हम देखते हैं, सोशल मीडिया की बात करते हैं, तो टिकटॉक पे हम वो रिंग्स वाली वीडियोस देखते हैं, हम उसमें शीशे को देखते हैं, हम उसको हैश में स्वैग देखते हैं, हम शराब की वो जो सामने हमारे पास पड़ी होती है, बोतल सी पड़ी होती है, उसको हम समझते हैं कि हम बड़े यो किस्म के जो है वो इंसान लग रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा जी, आगे सलमान फरूक कह रहे हैं लुकिंग कूल। लुकिंग कूल जी, वाकई मुझे याद है कि कॉलेज के ज़माने में जब कुछ हमारे सीनियर्स हुआ करते थे, तो नाम नहीं लूंगा उनका, हो सकता है ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हो, तो वो क्या करते थे जी, बड़ा ना स्वैग के साथ सिगरेट पीते थे। तो एक जूनियर का हम लोग जब देखते थे, एक टीन एज जो है वो ग्रो अप कर रहा है, तो वो जब देखता है कि यार ये तो जो है बड़ा, ये तो इसमें बड़ा मजा है, इसमें तो बड़ा स्वैग है। तो बिल्कुल आपकी बात सही है जी, कूल लगने के लिए भी लोग जो हैं वो शुरू करते हैं सिगरेट के साथ, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लत में लग जाते हैं ड्रग्स की। अच्छा जी, नुमान गर्देजी साहब कह रहे हैं जी भाई एक सो कॉल्ड फैशन बन गया। बिल्कुल वही बात आपने जो हमने अभी की। अच्छा जी, और फायजा मीर कह रही हैं खुद को पार्ट ऑफ सोसाइटी बनाने के लिए कुछ लोग ना चाहते हुए भी स्टार्ट करते हैं और फिर एडिक्ट बन जाते हैं। बिल्कुल, अभी फर्ज किया सीनियर्स का ग्रुप है, वो यूनिवर्सिटी में बड़ा ही जबरदस्त किस्म का ग्रुप है, और क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी में उनको जूनियर्स भी देखते हैं, टीचर्स की नज़र में बड़ा एक यो ग्रुप है। तो इंसान कोशिश करता है यार मैं इन सीनियर्स के साथ थोड़ा सेट हो जाऊं, तो ऑब्वियसली उनकी कंपनी में आता है, और सीनियर्स जो हैं वो ड्रग्स ले रहे हैं, तो आपको सोसाइटी का हिस्सा बनना है, तो सोसाइटी का हिस्सा बनने के लिए आप जो ड्रग शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, जुबैर अवान साहब कह रहे हैं आई थिंक बैड कम्युनिटी लाइक बैड फ्रेंड्स और गैदरिंग। गैदरिंग बिल्कुल जी, सबसे ज्यादा अगर किसी शख्स पर किसी चीज का असर होता है तो वो उसकी गैदरिंग होती है। अच्छा जी, आगे जी, जिंदगी में सुकून के लिए लोग नशा करते हैं जी। सुकून वाला फैक्टर को मैं, फरहान शेडी साहब कह रहे हैं कि सुकून वाला जो फैक्टर है, तो सुकून वाला फैक्टर सर मैं आपको साइंटिफिकली अगर बता दूं, फरहान साहब तो कैसा रहेगा? साइंटिफिकली आपको बताते हैं जी सुकून कैसे हासिल होता है। हमारे माइंड में रिसेप्टर्स होते हैं एंडोफर्न्स के, जस्ट मुझे वो केमिकल, हाँ जी, एंडोर्फिन्स का, एंडोर्फिन के रिसेप्टर्स होते हैं। एंडोर्फिन क्या करता है, आपको जो खुशी है, हैप्पीनेस है, उसके बड़े अच्छे अच्छे से जो असरात है ना वो इंसान के माइंड पर वो आते हैं। तो होता क्या है कि जब हम ड्रग्स लेते हैं ना, तो जो एंडोर्फिन्स के वो जो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो कैपेसिटी छोड़ देते हैं। अब जैसे कि ड्रग है, ये हमारे पास हीरोइन, हीरोइन की मिसाल ले लेते हैं, तो वो क्या करता है कि उसके अंदर आर्टिफिशियल उसी पैटर्न पर केमिकल फार्मूलाज होते हैं। वेलकम मैडम, वेलकम बैक। तो हम बता रहे थे कि साइंटिफिकली कैसे एक बंदे ने कहा कि सुकून हासिल करने के लिए ड्रग्स, तो मैं उनको बता रहा था साइंटिफिकली। तो एंडोर्फिन्स को जो है वो जब हम ड्रग्स लेते हैं, तो जो हीरोइन है ना फॉर एग्जांपल, तो उसका सेम केमिकल फार्मूला होता है जैसे एंडोर्फिन्स का होता है। तो वो जब हम रिलीज करते हैं तो हमें एक यूफोरिया की कंडीशन, यानी यूफोरिया क्या होता है कि आपको एक खुशी का एक बहुत ही ज्यादा, आपको दुनिया से ऊपर, जिसको हाई कहते हैं हम ना, वो गोरे मूवीज वगैरह में देखते हैं हाई हो गए,
तो वो हाई जो है ना वो इंसान हो जाता है। तो उसमें आपकी जो ये ड्रग्स करती क्या है कि जो रिसेप्टर्स है ना उनकी जो सेंसिटिविटी होती है उसको खत्म कर देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपको ज्यादा ड्रग लेनी पड़ती है और ये एडिक्शन होती है। तो ये सुकून का जो है वो फार्मूला है। जी मैडम, हम आपके साथ आपके पास दोबारा आते हैं। हमें ये बताएं कि मैडम हमारा कोई रिश्तेदार या दोस्त जो है वो नशे नशे में लग गया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये मेरा भाई, मेरा ये दोस्त ये नशा करना इसने शुरू कर दिया है? मतलब एक सोशल कंट्रोल भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना। हाँ बिल्कुल इसी तरह से है। अच्छा, उसमें ये है कि सबसे ज्यादा स्पेसिफिकली तो आप देखोगे कि उसका कुछ ना अलग किस्म का अब अंदाज होगा, जिसमें उसका यूं समझ लें कि आप एक तो हाई फीवर उनको हो सकता है, यानी फिजिकल उनका हेल्थ रिलेटेड जो है ना कंसर्न, फिजिकल हेल्थ उसमें इशू आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल उनका वेट लॉस भी हो सकता है, वेट गेन भी हो सकता है। उसकी वजह से उनकी आईज जो हैं वो मोस्टली रेड नजर आएंगी, उनका बिहेवियर आपको इरिटेबल नजर आने लग जाएगा। कुछ टाइम से आप नोटिस कर रहे होगे कि पहले ये इस तरह से नहीं थे, लेकिन अब ये कुछ अलग से बिहेव कर रहे होते हैं। इनका जो सोशल सर्कल है वो अब वो वाला नहीं है जिसके साथ ये पहले बैठते थे, और कुछ नए दोस्त हैं शायद या बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इन सारी चीजों को देखते हुए एनालाइज। और फिर दूसरा ये कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये अगर एक कमरा है जिसमें ये मोस्टली रह रहे होते हैं अपने घर में, उसमें किसी को एंटर नहीं होने दे रहे होते हैं, अपनी चीजों की तलाशी नहीं लेने दे रहे होते हैं, हाथ नहीं लगाने दे रहे होते हैं। कोई करीब भी जाते थे कहते हैं तुम पीछे रहो, ये मेरे बैग को हाथ ना लगाना, ये मेरा डोर ओपन ना करना, ये मेरा कैबिनेट ओपन ना करना। ये बेसिक चीजें हैं जिन पे हमें फोकस किया जाए ना। अगर आप देखें कि 2 से 3 बार इस तरह से मामला कोई आए हैं और उनका यही एक रिएक्शन रहा है कि मेरी किसी चीज को टच ना करना, मेरी पॉकेट मेरी शर्ट को ना देखना क्योंकि पता है मे भी कुछ अंदर से निकला है, मेरी पैंट को ना चेक करना। तो उनको ये इस चीज से ना आइडिया लगा सकते हैं। फिर उनकी आईज का एक लाजमी एक ना बेसिक सा सिम्टम है कि उनकी आईज रेड होने लग जाती हैं ज्यादा। तो वो एक नॉर्मल से हटकर एक चीज होती है, वो पहले नहीं ऐसा हो रहा था लेकिन अब आप देख रहे होते हैं कि इस तरह। और फिर माउथ से स्मेल वगैरह आना, या उनका होस्ट खाना, या कुछ स्पारी वगैरह का इस्तेमाल करना जिसमें थोड़ा सा थोड़ी खुशबू वगैरह होती है, इस तरह के इनहेलर्स वगैरह का इस्तेमाल करना, उनकी जेब से माचिस का निकल आना। तो आप इन चीजों को निग्लेक्ट ना करें, बेहतर है। ये बेहतर है कि निग्लेक्ट ना किया जाए। इस तरह के ये अनयूजुअल से बिहेवियर है, तो अगर ये नजर आ जाए तो आप फौरी तौर पे, फिर ये भी हो सकता है कि आपको पता है कि ये किसी इमोशनल क्राइसिस में है, कोई ऐसी कंडीशन में है, तो आप थोड़ा चेक एंड बैलेंस रखो कि अपने इस ग्रीफ को, अपने इस इमोशनल क्राइसिस से किस तरह से डील कर रहे हैं। किसी फ्रेंड से कम्युनिकेट कर रहे हैं, या अकेले टाइम गुजार रहे हैं, बाहर से आते हैं और फिर अकेले ही रहते हैं, या अचानक से रात के टाइम बाहर निकल जाना और कोई 10-15 मिनट बाद घर वापस आ जाना। तो आप देखो कि एक्चुअली 10-15 मिनट में लेने क्या गया था, या मे भी 5 मिनट ही लगाते हो तो कहो कि बस ये गया और आया, फिर क्या क्या माजरा है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं कि एक्चुअली यही तो हो रही होती है। हम इनको छोटा समझ रहे होते हैं, इसीलिए उस चीज पे हम नजर नहीं रख पा रहे होते हैं कि बस वैसे ही शायद में भी कोई फ्रेंड आया हो। तो ये जो निगलेक्ट है ना, ये जिसपे हम आए नहीं रखते हैं, अपनी नजर नहीं रखते हैं, तो यही हमें नुकसान दे जाती है। और जी अपने बिल्कुल। बच्चों में मिस जुवेरिया स्पेशली ने उन कमेंट किया फ्रेंड्स जी। का नाम पता होना। हमें फ्रेंड्स का नहीं पता होता कि सर्कल कैसा है हमारे बच्चों का, फ्रेंड सर्कल कैसा है, उनकी आदतें क्या हैं, उनके हैबिट्स वगैरह किस तरह के, कैसी नेचर है। तो ये लाजमी पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस इस बारे में पेयर प्रेशर का देखा जाता है। ड्रग्स से रिलेटेड जो क्लाइंट आते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो प्रेशर है वो पेयर प्रेशर है। पेयर प्रेशर है, 100 बार भी कहूंगी, पीयर ये प्रेशर। जस्ट ये मतलब सबसे ज्यादा कहा जाए इसकी रीजन तो ये पेयर प्रेशर है ड्रग्स में। तो कोशिश अच्छा कीजिए। और मैडम, एक और चीज मुझे पीयर ऐड हमें करनी थी, एक तो। 3 मिनट में डिले हो गया था, जी मेरी प्लीज। बारी है मैंने बोलना। ऐसा है कि आपने प्लीज कुछ प्लीज। रीजन वगैरह पूछी थी, कुछ रीजन ये भी हो सकती हैं कि इसमें मैंने तो एक स्टडी बहुत पहले पढ़ी थी, 2012 की स्टडी, और उसमें वॉयलेंस का जो एक एलिमेंट था ना, वॉयलेंस का जो एक फैक्टर था, जिसमें वर्बल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। तो ये जो कुछ इस तरह के अब्यूजेज हैं और वॉयलेंस हैं, ये ड्रग्स की तरफ सबसे ज्यादा लेके जाने में देखे गए हैं।
तो ये जो वायलेंस है, जिसमें बच्चों के साथ कुछ भी बचपन में हुआ हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, फिजिकल टॉर्चर्स भी हो सकते हैं, सेक्सुअल अब्यूजेस भी हो सकते हैं, हम इनको इनकाउंटर नहीं कर पा रहे होते हैं, या हमें पता हो तो हम इनको कहते हैं कि आप छोड़ो, चुप करो, किसी को पता ना चले, और इस तरह की चीजों की वजह से हम उसको दबा देते हैं, स्नब कर देते हैं बच्चे को। तो वो तो उसने तो अपना कथारसिस किसी ना किसी तरह से करना है, उसने तो अपने अंदर का अपना निकालना है, तो वो इन चीजों की मदद भी ले रहा होता है। जी जी बिल्कुल। मैडम, मिस चिवेरिया ने बताया कि होपलेसनेस और मायूसी भी एक बहुत बड़ी रीजन है कि लोग जो हैं वो ड्रग्स की तरफ एडिक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ये चीजें हैं। अच्छा, अब मैं, जो इन्होंने जी जी होपलेसनेस और प्लीज। मायूसी की बात की है, ये दैट इज अकम्पनी टू डिप्रेशन एज वेल। तो अगर कोई इस तरह की चीजें महसूस कर रहा है, जिसमें वो होपलेसनेस फील कर रहा है और वर्थलेसनेस फील कर रहा है, अपने आप की भी वैल्यू नहीं कर रहा और जिंदगी की भी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो ये डिप्रेशन के जिम्मे में भी आती है, और डिप्रेशन तो अकम्पनीड है ड्रग्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ठीक है मैडम। मैडम, सबसे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि एक बंदा है, उसने इस 80% जो ओपीएम आ रहा है, हीरोइन आ रही है, चरस जो है घर घर में, हर लाहौर का हर तीसरा ड्राइवर, कुक, हर नुक्कड़ पे खड़ा होने वाला उसके बाद चरस है। हाँ जी, तो बिल्कुल। इतनी सप्लाई के दौर में एक एक आम इंसान कैसे बचे? वो हमारा टॉपिक जो है कि हाउ टू अवॉइड ड्रग्स, कैसे बचें? इसका एक सिंपल सिंपल आंसर है, लेकिन वो शायद सिंपल ही सबसे ज्यादा मुश्किल है, और वो आप सबको पता है कि वो क्या है। वो है ना, दैट इज नो, दैट इज बीइंग असर्टिव। ठीक है, तीन तरीके होते हैं एक रवैये के इजहार के, जिसमें एक आ जाता है पैसिव, एक असर्टिव आ जाता है, ठीक है, और एक ये होता है कि आपने गुस्से में किसी से अपनी पसंद की चीज निकलवानी है। तो हम असर्टिव तरीका इस्तेमाल नहीं करते, या तो हम अपनी मर्जी से फॉरगिविंग से हो जाते हैं कि ठीक है आप ले लो, मेरी भी आप ले लो, उसकी खुशनुदी अपनी पसे पुश्त डालकर, अपनी ख्वाहिशात को, जज्बात को पसे पुश्त डालकर, और उसकी बात मानी जाती है, या फिर उसे छीना झपटी की जाती है। लेकिन क्या नो कहना इतना मुश्किल है? आप उस चीज को नो क्यों नहीं कह सकते हैं? सबसे ज्यादा जो आपने कहा ना कि इस चीज से कैसे दूर रहा जाए, तो उस पर्सन को अपने अंदर ना कहने की आदत पैदा करनी होगी सबसे ज्यादा। अब और फिर अगर तो कोई इशू है इस तरह का कि वो किसी भी परेशानी में मुब्तला है, तो वो कम्युनिकेट करे, ना कि वो खुद ही से अपना इलाज निकालने की कोशिश करे। वो कम्युनिकेट करे, वो बात करेगा ना, दिल से वैसे ही सारी चीजें निकल जाएंगी, जो भी गुबार था वो सब निकल जाएगा। जब वो निकल ही जाएगा तो फिर उसको ड्रग्स की जरूरत ही नहीं रहेगी। हमारे यहाँ कम्युनिकेशन ही इतना मुश्किल हुआ है क्योंकि लोग जज सही करते बात, हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट जज पॉइंट। करते हैं, जज करते हैं। मैं आपको अपनी बात शेयर नहीं कर बिल्कुल। सकती, मैं ये समझूंगी कि आप मुझे जज करोगे कि पता नहीं मैं किस तरह की हूँ, पता नहीं मैं क्या एक्टिविटीज करती हूँ, पता मिस जो है वो थोड़ा सा हमारा कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया, उसके लिए माजरत सबको। अच्छा जी, तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं कि, अच्छा जी, मिस फायजा मीर कह रही हैं कि एक घर में जब डोमेस्टिक वायलेंस होती है, बच्चे देखते हैं तो वो भी इसी चीज में स्केप ढूंढते हैं अपना। बिल्कुल सही बात है जी। रिसर्च हमें यही बताती है कि जिस घर में लोग, वालिदैन जो है, वालिद जो है वो ड्रग्स ले रहा है, तो उसके बच्चे में वो ड्रग्स की आदत आने की जो कैपेसिटी है या जो परसेंटेज है वो सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह हम डोमेस्टिक वायलेंस की अगर बात करें तो सेम गोज विद द डोमेस्टिक वायलेंस। इसी तरह जो है डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो भी अगर वालिदैन में हम देखते हैं तो बच्चों के अंदर वो ट्रांसलेट होता है। अच्छा, जुबैर रहमान ने बड़ा जबरदस्त एक जो है वो हमारे साथ शेयर किया है जी। वो कह रहे हैं कि ये टॉपिक सुनकर मुझे घर की गली याद आ गई। वहां एक दिन नशेई बैठा हुआ था और उसको मैंने मार के भगाया, तो वो बस ये कह रहा था कि भाई सिर्फ 2 मिनट की तो बात है, लगा लूं और फिर मैं चला जाऊंगा। तो बिल्कुल जी, ऐसे वाकयात हम जो हैं वो देखते रहते हैं। अच्छा जी, फिर एक और कमेंट आया जी, एक ड्रग एडिक्ट को पता हो कि ड्रग्स उसको क्या क्या नुकसान दे रही हैं, वो फील भी कर रहा हो उसको, बट स्टिल ना छोड़ पाए, उसके लिए रिहैब सेंटर की बजाय क्या सलूशन हो सकता है? अच्छा जी, रिहैबिलिटेशन सेंटर की बात की है आपने। रिहैबिलिटेशन सेंटर एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। आज के दौर में हमारे पास हर क्वालिटी का, इस्लामाबाद में इस प्रोग्राम के लिए हमने बहुत से रिहैबिलिटेशन सेंटर वालों से बात की, और वैसे भी हमारे एक दोस्त थे, तो
उनका रिहेबिलिटेशन सेंटर था, तो उनको, बल्कि उनका रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं था, उनका एक भाई था, उसको ड्रग्स का प्रॉब्लम था, तो हमने उसके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर से बात की। तो बड़ा उनका ज़बरदस्त सिलसिला होता है। वो सबसे पहले आपको डिटॉक्सिफाई करते हैं। अगर कोई बंदा एडिक्ट होता है तो उसकी जो डिटॉक्सिफिकेशन होती है, सबसे पहले उसके अंदर जो ड्रग्स के बुरे असरात होते हैं उसको निकाला जाता है। उसके बाद उसके साथ साथ उसकी स्पिरिचुअल थेरेपी भी होती है। उसमें दीनी हमारे पास स्कॉलर्स होते हैं या कोई जो आलिम होता है वो हमें हेल्प आउट करता है। जैसे हमने सूरह मायदा की आयत पढ़ी, मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़ी, तो उसके थ्रू जो है वो हमें हमें गाइड करता है कि भाई इस्लाम में ये चीज़ें जो हैं इससे आपने बचना है। तो ये इस तरह वो डिटॉक्सिफिकेशन, फिर स्पिरिचुअल थेरेपी, उसके बाद आपकी डाइट को इम्प्रूव किया जाता है, आपके मोबाइल ले लिए जाते हैं, आपको ड्रग से दूर रखा जाता है, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आपको रखा जाता है। तो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो हैं वो एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। ये बताएं कि एक बंदा ड्रग्स में आ चुका है, वो कैसे निकले? बहुत से लोगों के कंसर्न्स हैं कि भाई वो नहीं निकला जा रहा, रिहेबिलिटेशन सेंटर का भी कुछ नहीं बन रहा, तो क्या क्या ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ये हो सकते हैं कि मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे कहा है कि उनको कहा जाए कि वो कम्युनिकेट करें, ठीक है, ये सबसे पहला काम है, कम्युनिकेट करें। फिर वो अपने लिए क्या कर सकते हैं कि ड्रग लेने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखें। इसी तरह ड्रग ना लेने के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखें। तो जब वो ना लेने का डिसएडवांटेज उनके पास नहीं है, जो सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर है, बेसिकली इट्स अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर जो है ये, इसका रिलैप्स जो है ना वो बाकी सारे डिसऑर्डर्स में अगर देखा जाए ना तो सबसे ज्यादा रेशियो है। ये इस वजह से भी है कि हमारा ड्रग जो है वो इजी सप्लाई है उसकी, हम उस एरिया से कट ऑफ नहीं कर पा रहे होते हैं जहां से हम उसकी सप्लाई मिल रही होती है, उन लोगों से हम कट ऑफ नहीं कर पा रहे होते हैं जिनसे हमें उसकी सप्लाई मिलती है। इवन अब छोटा सा ये काम भी करना तो आसान है, लेकिन उनके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है जिनको ड्रग की आदत है, कि हम उनके कॉन्टेक्ट्स मिटा दें, ड्रग डीलर्स के कॉन्टेक्ट्स उनकी फाइल में से मिटा दें, उनके कॉन्टेक्ट्स जो लिस्ट होती है उसमें से मिटा दें। लेकिन मिटा के क्या करेंगे, वो वहीं पे वापस जाके भी ले सकते हैं। उनका सबसे ज्यादा जरूरी काम, मैं आपको बार बार यही कहूंगी कि उनको असर्टिव बनाया जाए, उनको ना कहने की आदत सिखाई जाए, उनको उनकी लाइफ का मायने बताया जाए, उनको कोपिंग स्किल्स बताए जाए कि इस चीज से कोप कैसे करना है, उनको डिस्ट्रैक्ट कैसे करना है। यानी 4Ds इस्तेमाल होते हैं, हम ड्रग की जब प्रिवेंशन कर रहे होते हैं और उसकी मैनेजमेंट कर रहे होते हैं तो हम 4Ds का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम डिले करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उनकी ध्यान यानी किसी और तरफ लगाते हैं, उनको कहते हैं कि ड्रिंक वाटर, यानी डी से है ना ड्रिंक वाटर भी, और डी ब्रीथ करें, ठीक है। जब भी आपको सोच आती है कि आपको क्रेविंग आती है ड्रग की, यानी विड्रॉल सिम्टम्स के बाद, जब विड्रॉल आप किसी ड्रग को छोड़ देते हो तो उसके बाद जो सिम्टम्स आते हैं ना, बेसिकली वो बहुत इंटेंस होते हैं, वो हर बंदा उस चीज को नहीं झेल पा रहा होता है, इसीलिए वो वापस उस ड्रग को इस्तेमाल करता है कि एटलीस्ट मुझसे ये झेला नहीं जा रहा तो मुझे दोबारा से वही ड्रग चाहिए ताकि मैं खुद को रिलैक्स कर सकूं, मैं 2-3 दिन से बहुत तंग आ चुका हूं अपनी इन क्रैम्प से। ये ड्रग विड्रॉल में सबसे ज्यादा जो इंटेंस होता है वो क्रैम्प्स होते हैं, यानी वो जो दर्द है ना, जिस्म की दर्द है, वो सबसे ज्यादा फील की जा रही होती है, और वो ठीक भी वो यही समझते हैं कि उसी चीज से होगी जिसको हम पहले इस्तेमाल कर रहे थे, तो इसलिए इनका जल्दी रिलैप्स आ जाता है। तो उस टाइम पे उनके उन क्रैम्प्स को ठीक करने के लिए, मैनेज करने के लिए उनको कोई और मेडिकेशन दी जाए, प्लस उनकी थोड़ी फिजिकल जो एक्टिविटी है उसको बहाल किया जाए, उनको फिजिकली कुछ काम वगैरह दिया जाए ताकि उनके जो जोड़ पट्टे हैं वो खुले थोड़े से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, टेंस हो जाते हैं, मसल्स टेंस हो जाते हैं। तो उसके लिए हम उनको इस तरह की बहुत सी चीजें सजेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम उनको स्पेशली हाईली मैग्नीट्यूड के जो ड्रग्स होते हैं ना, उनकी रोकथाम करनी जरूरी है, और हम उनको चंक्स में भी तो कर सकते हैं ना, डायरेक्ट ही हम ये उनके ऊपर इन्फ्लुएंस डाल दें एक कि आपने सब कुछ चीजों से निकल जाओ। उसको हम छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके पहले इस चीज को खत्म किया जाए, फिर इस चीज को खत्म किया जाए, फिर इस वाली आदत को निकाला जाए, फिर इस आदत को निकाला जाए, तो वो एक ना ज्यादा अच्छा सिस्टमैटिक वे में, एक पेस में होता है। उसका असर हमेशा इंसान की जिंदगी पे ज्यादा अच्छा पड़ता है, बजाय कि हम फौरन से एक चीज निकाल दें।
वो निकालने के बाद उतनी ही जल्दी बाउंस बैक होती है, जितनी जल्दी वो निकलती है उतनी ही जल्दी बाउंस बैक हो जाती है। तो कोशिश की जाए कि थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में किया जाए। फिर ये है कि उसको लाजमी किसी थेरेपिस्ट और साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, जो उसकी पहले तो जो टॉक्सिसिटी उसकी बॉडी के अंदर है ना, उसको निकाला जाए, ठीक है, थ्रू मेडिकेशन और थ्रू डिफरेंट टेस्ट और डिफरेंट चीजों के मतलब मेडिकल लाइन में जाकर साइकेट्रिस्ट की हेल्प से, तो उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग हो, उनकी बॉडी को डिटॉक्स किया जाए, क्लीन किया जाए, ठीक है, ताकि उस चीज का उनके अंदर असर रहे भी ना। बाकी जब वो हो जाए तो फिर एक थेरेपिस्ट जो साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, ये एक ड्रग थेरेपिस्ट हो सकता है, उसकी हेल्प ली जाए। ये खुद से जो करने वाला हिसाब है ना, खुद से ये लोग जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, अब्यूजर्स होते हैं ना, ये अपनी तरफ से खुद इन्होंने अपनी बहुत मैनेजमेंट की होती है, मतलब बहुत बार छोड़ा होता है इन्होंने, ये समझ के कि नो अब हम बिल्कुल भी इसकी चीज की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन एक प्रोफेशनल की उसमें कोई राय नहीं होती है। ये अपनी तरफ से खुद ही अपनी मर्जी से कोई किसी चीज को छोड़ देते हैं और फिर अपनी मर्जी से ही किसी चीज को अपनी जिंदगी में इन कर लेते हैं। अच्छा जी मैडम, ये बताएं कि करीबी जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं कि वो अपने भाई बहन दोस्त यार को बचाएं, और उसके बाद फिर हम ये ऑडियंस के साथ साथ जो है कमेंट्स भी लेते हैं। जी मैडम। मैं दो चीजें ऐड करना चाहूंगी ताकि इजीली ग्रास्प कर सके हर कोई इन चीजों को। एक तो मैंने आपको पहले बताया कि इसके जो सिम्टम्स हैं जो नजर आने लग जाते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि आंखें रेड होने लग जाए, ये जो बेसिक से सिम्टम्स मैंने बताए थे, अगर उन चीजों को आइडेंटिफाई कर लिया जाए ना, तो कोशिश की जाए कि उस पर्सन से खुद कम्युनिकेट करके उसको एक थेरेपिस्ट के पास ले जाओ, ठीक है। और अगर ये चांस नहीं मिलता है थेरेपिस्ट के पास जाने का, तो उसकी प्रॉब्लम्स को सुनो और उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। प्लस आपको अगर ये समझ आ जाए कि ये किस वजह से इस तरफ आया है, तो कोशिश की जाए कि वो जो एक हाईली रिस्क सिचुएशन है ना, हाईली रिस्क सिचुएशन जो है उसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि वो जब तक वो रहेगी तब तक ये इस चीज से नहीं निकल सकेंगे। तो कोशिश की जाए कि जो माहौल है, माहौल में होने वाली जो सिचुएशंस और इवेंट्स हैं, उनको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए और सपोर्टिव हुआ जाए, ना कि उस पर्सन को, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल है, जो मर्जी वो कर ले, लेकिन उसका वो एक इंसान है, वो एक अशरफुल मखलूकात में से है, ठीक है। तो उसकी रिस्पेक्ट को साथ रखा जाए, ना कि उसको डी वैल्यू किया जाए और उसकी रिस्पेक्ट ना की जाए, उसको रिस्पेक्ट भी की जाए और एक्सेप्ट किया जाए वो जिस भी फेज में है। अब वो कोई भी ना हर आप यूं समझ ले कि अपनी मर्जी से इस चीज में नहीं पड़ा होता, कोई ना कोई फैक्टर होता है जिसकी वजह से वो ये पड़ा होता है। फॉर एग्जांपल वो एनवायरनमेंट भी हो सकता है, वो उसका जेनेटिक भी हो सकता है, वो वल्नरेबल भी हो सकता है, ठीक है। तो उसकी उस फैक्टर को पकड़ा जाए और उसको कंट्रोल किया जाए, ना कि पर्सन से नफरत की जाए। उसके काम से नफरत करो, पर्सन से नफरत ना करो, ठीक है। तो जब आप इस तरह की एक्सेप्टेंस आपके अंदर आ जाएगी ना कि ये जो पर्सन है ये मेरा प्यारा है, मुझे इसको बचाना, ना कि मलामतें करके और उसको घर से निकाल देना और उसको कहना कि जी तुमने हमारी इतनी इंसल्ट करवा दी है, ये वो सब कुछ, तो उसको सपोर्ट करो ताकि वो चीजें बाहर आए। आप तो मजीद उसकी सिचुएशन को एग्जैजरेट कर रहे हो, उसको सपोर्ट ना करके, तो वो तो एक और उसको मिल गया काम के, वो मजीद करे, एक और वजह मिल गई है। और फिर थेरेपिस्ट को तो लाजमी दिखाया, और मेरा इसमें मैडम एक लाजमी दिखाया जाए इस जी बिल्कुल, इसमें क्रिमिनोलॉजी की और सोशियोलॉजी की एक बहुत बड़ी थ्योरी है। क्रिमिनोलॉजी जो कि साइंस ऑफ स्टडिंग क्राइम है, कि क्राइम की और डिवियंस की रीजंस क्या होती हैं, और सोशियोलॉजी की भी वो कहते हैं कि बिल्कुल आप साइकोलॉजी में तो पढ़ते हैं, मैं बाकियों के लिए, तो वो होता है ऐसे है कि एक शख्स जो है वो जब देखता है कि यार मैं माशरे में सोशली एक्सेप्टेबल नहीं हूँ, फर्ज किया एक बंदा वो अल्कोहल पीता है, ठीक है, तो सोसाइटी वाले जो हैं उसको लेबल कर देते हैं कि यार ये तो शराबी है, इससे दूर रहो, ये शराबी है, ये मस्जिद में भी नहीं आ सकता, नमाज भी नहीं पढ़ सकता, ये जनाब खाना भी इसके साथ खा सकते, सोसाइटी उसको आइसोलेट कर देती है। ड्रग्स की ये चर्सी है, इसको आइसोलेट कर दो। अब क्या करता है वो बंदा, देखता है अच्छा ये वाली सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो मुझे कौन सी सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है, वो वही नशे वाले दोस्त हैं, वही शराबी दोस्त हैं, वही चर्सी दोस्त हैं जो मुझे एक्सेप्ट करते हैं, तो उनके पास जाता है, तो वहां उसको ये लेबल नहीं मिलता, वो उसको अप्रिशिएट करते हैं, हाँ यार तू ठीक है, कोई इशू नहीं है, तू बिल्कुल सेट है, ये सोसाइटी खराब है, ये हमारी तो बिल्कुल वो वहां सोशली एक्सेप्टेबल हो जाता है। बिल्कुल, और इसी तरह जो है वो ड्रग्स जो है वो नशे में वो बंदा बढ़ जाता है, तो सोशली आइसोलेट नहीं करना हमने उसे, ये जो था ये फैक्टर मैं एक बताना चाह रहा था। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया, वो कह रहे हैं जी किसी को
अगर आदत है कोई नशे के अलावा, ठीक है, बस ये हम आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम अगर किसी और के क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं। तो वो कह रहा है कि नशे के अलावा कोई आदत है, कोई दीवार चाटने की या कोई मट्टी खाने की, तो उसको उससे कैसे निकले? नहीं, मैं इसमें पहले तो मैं ऐड करना चाहूंगी कि जस्ट वो दीवार या मिट्टी खाने वाली आदतें नहीं होती, उसमें पेट्रोल की स्मेल ये स्निफ करना, उसको सूंघना, ज्यादा स्मेल करना, या डिफरेंट क्लीनिंग लिक्विड्स होते हैं उनको स्मेल करना, या फिर यूं समझ लें कि पेपर जो होता है, खाकी कागज या नोट, जो हमारे करेंसी नोट है, उनको भी बहुत से लोग मैंने इवन एक केस देखा था, जो बच्ची थी और वो हर वक्त अपने भाई की बाइक पर लेटी रहती थी, उस पर बैठी रहती थी, उसका पेट्रोल को वो स्मेल कर रही होती थी, तो वो उसकी वजह से उसके लंग्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। बाय द टाइम, कुछ टाइम बाद उसके लंग्स में भी काफी ज्यादा डिस्टॉर्शंस वगैरह आ गई थी इस तरह की। तो रोकना, ये आदतें हैं, ये बिहेवियर्स हैं। अभी तो यूं देखे ना कि वो जस्ट स्मेल कर रही है, उसको नुकसान हो सकता है, अभी तो वो खाएगी तो उसका अंदर क्या जाएगा, अगर इस तरह की कोई चीज खा ले इंसान तो फिर तो मल्टीपल रिएक्शंस हो सकते हैं और ज्यादा जो है वो नुकसान हो सकता है। तो ये छोटे छोटे बिहेवियर्स हैं कि इस जगह से हटा के हमें किस जगह पे उसको लगाना है पहले, यानी उसके बिहेवियर को सिर्फ चेंज करना होता है। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन होती है, डिफरेंट उसके लिए मॉडल्स इस्तेमाल करते हैं हम। ड्रग की मैनेजमेंट के लिए एक प्रोचेस्का मॉडल इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम लोग उस चीज को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिनको पता है कि ड्रग की मैनेजमेंट कैसे की जाती है तो उसके लिए एक प्रोचेस्का मॉडल इस्तेमाल किया जाता है, जो मॉडल ऑफ चेंज होता है, चेंज ऑफ बिहेवियर होता है। तो वो जो पर्सन पूछना चाह रहे हैं ये क्वेश्चन का, वो हम एक मॉडल का इस्तेमाल करते हुए, अब मैं डिटेल उसको यहाँ नहीं बता सकती क्योंकि सबका वो नहीं है मीडियम इस चीज को समझने वाला, लेकिन जिसको ये परेशानी है इस तरह की, वो लाजमी फिर दिखाए ताकि उसकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो जाए। अच्छा, वो गैसोलीन से मुझे याद आ गया। जी जी जी, गैसोलीन से मुझे याद आ गया, मैं वो देख रहा था कि कोकेन बनती कैसे है। तो कोकेन जो है जी, वो उसमें गैसोलीन इस्तेमाल हो रही है, एसिड इस्तेमाल हो रही है, अमोनिया इस्तेमाल हो रहा है, सीमेंट इस्तेमाल हो रहा है। ये सारे केमिकल्स मिलके वो एक्सट्रैक्ट करते हैं और इन सारे केमिकल्स का जो इफेक्ट आता है तो उसकी वजह से ये ड्रग जो है, कोक जो है, ये ज्यादा लीथल बन जाती है। जी मैडम। बिल्कुल हकीकत है, ठीक है, एग्री। मैडम, मेरे एक सीनियर कलीग। जी मैडम। मिस फाइजा का है, उस सब के बावजूद मैम वो बंदा नहीं छोड़ पाया, सब पता हो, कम्युनिकेशन भी कर ले, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा उसकी जो पर्सनालिटी है वो काफी क्राइसिस में हो सकती है। तो बेहतर ये है कि उन लोगों से उसकी बातचीत ना करवाई जाए, कम्युनिकेट ना करवाया जिनसे उसको डर है कि ये मुझे जज कर सकते हैं। तो बेहतर है कि उस न्यूट्रल पर्सन के पास जाया जाए जो उसको जज नहीं करेगा और उसकी बेहतरी के लिए उसको कुछ रास्ता दिखा सकता है। जी, ये उस्मान बेग साहब का कमेंट, अगर आप इसको क्वेश्चन को आंसर कर सकें। वेट अ मिनट। उस्मान बेग साहब कह रहे हैं, मैडम मेरे एक सीनियर कलीग जो कि रिटायरमेंट के करीब हैं, वो अपनी बेटी की एक तकलीफ की वजह से तब्दील हुए हैं और ड्रग का इस्तेमाल छोड़ने की वजह से बहुत से नफसियाती मसाइल कर रहे हैं जिनमें नींद का ना आना है भी है। इस मसले को कैसे डील किया जाए? मैं अगेन यही कहूंगी कि इस सेटिंग में बजाय ये कि वो खुद अपने आप को डील करें, वो एक थेरेपिस्ट को दिखाएं, क्योंकि बहुत सी चीजें यहाँ पे अनक्लियर है। अब जस्ट मुझे ये पता है कि बेटी के किसी मसले से उनको ये परेशानी हुई है, वो मसला क्या है, हो सकता है कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातचीत से सारे मसले हल हो जाएं, सिर्फ उनको सुनना ही एक थेरेपी हो, उनकी परेशानी को जस्ट सुनना विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी आंसरिंग, और उनकी चीजें सॉर्ट आउट हो जाए। तो क्या सुनना इतना ही मुश्किल है? अगर कोई आपको कुछ सुनाना चाह रहा है तो जस्ट आप सुनकर देख लें उनकी बात, जो भी उनके दिल में है, और फिर एक बेहतर मशवरा दे सकते हैं और आप उनको लाइफ की तरफ लेकर आ सकते हैं। आप उनको पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, कोपिंग स्टेटमेंट्स दे सकते हैं जिसमें उनको बताया जाए कि आपने इतनी उम्र गुजारी है, ऑब्वियसली एक रिटायरमेंट के करीब बनता है तो उसने एक एज गुजारी है, तो उसको इस चीज का हवाला दिया जाए कि आपने माशाल्लाह एक एज गुजारी है, उसमें बहुत से अप एंड डाउन आए होंगे और आपने उन सबको अचीव भी किया होगा, बहुत सी जगहों पे आपने चीजें ना अचीव करते हुए चीजों को लर्न भी किया होगा। जब उन सारी सिचुएशन से निकल सकते हैं ना आप, तो इस चीज से भी आप निकल सकते हैं। ये भी मुश्किल नहीं है, आप नशे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है,
आपकी अपनी पर्सनैलिटी नशे से ज्यादा स्ट्रांग है, तो अपने आप को सामने रखें, ना कि नशे को सामने रखें। नशे को अपना जो यहाँ का कंट्रोल है ना, नशे के हाथ में ना दे, अपने हाथ में रखें ताकि आप कंट्रोल कर सकें। तो ये सारी चीजें होती हैं कि अच्छा हम मैडम, स्टेटमेंट दे सकते हैं। जी, वो उन्होंने लिखा हुआ है छोड़ने की वजह से उनको बहुत से नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो रहे हैं, जिसमें से एक ये है कि वो उनको नींद नहीं आ रही। तो नींद के बारे में कुछ अगर आप साइकोलॉजिकल टिप कुछ हमें कुछ बताना चाहिए। नींद के लिए दवाइयां तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी। मे बी वो पहले उन्होंने अगर कभी ली हो तो वो मैं उनसे कहूंगी कि वो कोशिश करें कि ना ही लें, क्योंकि उसकी भी एक एडिक्शन हो जाती है। मेरे पास इस तरह के क्लाइंट्स आते हैं जो नींद की दवाइयों के भी एडिक्ट हैं, बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में। अच्छा, ऐसा है कि वो नींद के लिए कोशिश करें कि पहले तो बात ही करें, आखिर मसला क्या है जो सोने नहीं दे रहा है, आखिर कौन सी ओवर प्रोसेसिंग चल रही है थॉट्स की जिनकी वजह से उनको नींद नहीं आ रही है। क्योंकि बेसिकली नींद नहीं आ रही इसी वजह से कि उनका दिमाग ओवर प्रोसेसिंग है। उसको कूल डाउन, उसको स्लो डाउन हम नहीं कर रहे, इसलिए हमारी बॉडी भी स्लो डाउन नहीं हो रही है, वो नींद की तरफ नहीं जा रही है। दिमाग चल रहा है तो बॉडी कैसे सो सकती है? कॉमन सेंस है ना, दिमाग चल रहा है, बॉडी नहीं सोएगी ना, तो दिमाग को कूल डाउन पोजीशन में आ जाए। दूसरे, ये मेरी एक हमेशा याद रखिएगा बात कि नींद का आना जरूरी नहीं है, सोना जरूरी नहीं है। उस एक अच्छे तरीके से इंसान लेट जाता है रिलैक्सिंग पोजीशन में, अगर वो है ना, और वो 4 घंटे भी एक रिलैक्सिंग पोजीशन में है, तो यूं समझ लें कि उसका सोना मैटर नहीं करता, उसका बॉडी का रेस्ट में होना मैटर करता है। जब हम ये सोच रहे होते हैं ना कि हमें नींद नहीं आ रही है, तो एक्चुअली हम तब भी ओवर प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं अपने दिमाग की। दिमाग को चलाई तो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, उसको बार बार सिग्नल दिया जा रहा है नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है। तो अल्लाह के बंदे, नींद कैसे आएगी जब तुम्हारा बंद होगा, तुम उसको कोई थॉट ही नहीं दोगे करने के लिए, तो नींद कैसे आ सकती है? तो ये जो एक छोटी सी बात होती है ना, 12 बज गया नींद नहीं आ रही है, 1 बज गया नींद नहीं आ रही है, तो आप अपने दिमाग को चलाई जा रहे हो, ये छोड़ दो मुझे नींद नहीं आ रही है, ये वाली बात को छोड़ दो मुझे नींद नहीं आ रही है। नींद खुद ब खुद आ जाएगी जब उसको आना होगा। आपकी साइकिल, एक हमारी ना बायोलॉजिकल साइकिल होती है स्लीप की, तो वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। अक्सर लोग 12 बजे के अगर आती हों सोने के और 1 बज जाता है उनके किसी काम में, तो फिर 1 से 1:30 बजे तक उनकी नींद उड़ जाएगी। उसके बाद उनको नींद नहीं आएगी जब तक 4 से 5 नहीं बज जाएंगे, तब तक दोबारा बॉडी उस साइकिल में नहीं आएगी, इसलिए वो नहीं सो सकेंगे। तो फिर वो छोड़ देंगे सोचना कि मुझे नींद नहीं आ रही है, क्योंकि आपने अपने साइकिल खुद डिस्टर्ब किया। ठीक है, तो कुछ अपनी हैबिट्स जो है नींद से रिलेटेड, कुछ स्लीप हाइजीन टिप्स हैं जो मैं बाद में बता सकती हूँ, एक तस्वीर शेयर कर दूंगी, आप बेशक उनको शेयर कर दीजिएगा आगे। तो कुछ स्लीप हाइजीन टिप्स हैं, बेशक ये जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो आगे उस चीज को गूगल कर सकते हैं, स्लीप हाइजीन टिप्स को, उनको वो दिखा दी जाए ना, तो अगर वो उन टिप्स के ऊपर यानी हाइजीन रिलेटेड टिप्स हैं उनको फॉलो करने लग जाए तो उनका नींद का मसला बेहतर हो सकता है। लेकिन उसके लिए बात करें तो ज्यादा बेहतर, अच्छा वाला बेहतर हो सकता है, ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है। चले, बहुत शुक्रिया मैडम। फरहान सरवर साहब कह रहे हैं कि दीन से दूरी भी नशे की तरफ जाने की एक बहुत बड़ी रीजन है। बिल्कुल जी, आपकी बात बिल्कुल। जब आप शरीयत के खिलाफ जाते हो तो आपकी बॉडी भी उस तरह से एक्ट नहीं कर रही होती जैसा उसको एक्ट करना चाहिए। बिल्कुल। तो देखें, जितना स्ट्रांग हमारा ईमान होगा, उतना स्ट्रांगली हम कुरान मजीद की आयत को और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को लेंगे। ठीक है, ये अल्लाह ताला समझेंगे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि ईमान वाले वो हैं कि जब उनके सामने अल्लाह ताला की आयत पढ़ी जाती हैं तो उनके ईमान में इजाफा होता है। तो वो क्या होता है, अल्लाह ताला तो सूरह माइदा में फरमा रहे हैं कि खुमर से बचो, और ये शैतान के काम है। और अल्लाह ताला ये भी फरमा रहे हैं कि शैतान चाहता है कि सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, तुम्हारे दरमियान बुग़्ज़ और अदावत को वो फैला दे। और शैतान ये भी कहता है कि तुम्हें खुमर की वजह से, सूरह माइदा आयत नंबर 91 में, कि खुमर क्या करता है कि आपको अल्लाह से दूर कर देता है। तो नशा जो है ये अल्लाह ताला से दूर करता है, और अल्लाह ताला से दूरी जो है ये नशे को परवान चढ़ती है। तो ये रेसिप्रोकल है, हमने इस चीज को समझना। ठीक है जी। और एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, आपने खुमर का जिक्र किया है, तो उस खुमर सिर्फ ड्रग से नहीं आएगा। अभी एक पहले भी क्वेश्चन किया था कि और मजीद किस तरह की चीजें हो सकती हैं जो हम ड्रग्स में काउंट कर सकते हैं। तो ये जो गाने सुनना है, मौसीकी है, इससे भी खुमर आता है। तो इसको हम बहुत नॉर्मल ले रहे होते हैं अपनी रूटीन में, तो इससे भी बचा जाए, क्योंकि ये भी हमें एक अजीब सी इस चीज की भी हमें लत अनइंटेंशनली लगी हुई है।
तो कोशिश की जाए कि इससे भी बचा जाए, ये भी खुमर में आ चलें, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग आपने चीज़ बताई है। इंशाल्लाह इस पे हम मजीद भी रिसर्च समझेंगे। मेरे लिए एक न्यू चीज़ थी कि ये भी खुमर में आता। अच्छा, अभी हम अपने प्रोग्राम को जी फिनिश करते हैं और जुबैर साहब का एक फाइनल क्वेश्चन हम ले लेते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को हम एंड करते हैं जी। ये है कि जी वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों को ड्रग्स ना मिले तो वो मर भी सकते हैं, तो यकदम नहीं हमें छुड़वानी चाहिए, जरा धीरे धीरे छुड़वानी चाहिए, तो इस पे आप क्या कहते हैं? मैंने आपसे पहले ही इस चीज का जिक्र किया है कि हम जब उसकी मैनेजमेंट करें तो कोशिश करें कि हम थोड़ी थोड़ी चीज को साइड पे हटाते जाएं। उसकी एक हमेशा उसका रिजल्ट अच्छा आता है अगर हम चंक्स में चीज को लेके चलते हैं। जिस तरह से अगर बिहेवियर को हम लोगों ने करवाना है, उसको चेंज करवाना है, उसकी मॉडिफिकेशन करवानी है, तो हमेशा उसमें भी थोड़ी थोड़ी चीजों को सिखाया जाए कि उस चीज से उनको मोटिवेशन आए कि मैंने ये छोटा काम कर लिया, अब मैं बड़े के लिए तैयार हूँ, फिर मैं उससे बड़े के लिए तैयार हूँ। इसी तरह थोड़े से जितनी अमाउंट को दिन में ले रहे हैं ना, उससे उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए, फिर मजीद कम कर दिया जाए, 2 से 3 दिन बाद फिर मजीद कम कर दिया जाए, तो एक आदत ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी उस चीज को ऑब्जॉर्व करने लग जाएगी, उस चीज को उसमें उसकी जो टॉलरेंस वगैरह है वो सारी निकलने लग जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा करके निकालो, वो ज्यादा बेहतर होता है। मारना नहीं है हमने बंदे को। चले जी, बहुत शुक्रिया मैडम आपका, मिस सुमेरा फजल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, लोअर केयर हॉस्पिटल से, आपने हमें टाइम दिया। और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार। आप लोग इस एंटरटेनमेंट के दौर में आप लोग एक वेबिनार, एक अवेयरनेस वाले मौजू पे बैठे हुए हैं, तो ये भी बड़ी बहादुरी की बात है, बड़ी की बात है। तो तमाम पार्टिसिपेंट्स का, तमाम टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार में आपसे मुलाकात होगी। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।